नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में है तनवीर आलम, जो शिक्षक मतदार संघ से अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। तनवीर आलम पिछले 20 सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कई पदों पर रहकर इन्होंने कांग्रेस का काम किया है और अब शिक्षक मतदार संघ से आमदार का चुनाव लड़ना चाहते हैं। शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय है, खुद की संस्थाएं है, स्कूल है और साथ ही शिक्षकों के प्रति उनका लगाव, ये सारी चीज़ें आज उन्हें इस जगह लाकर खड़ी कर दी कि शिक्षकों के लिए कुछ करना चाहिए। कुछ करने के लिए निश्चित रूप से अधिकार चाहिए, पद चाहिए। तो इन सब के लिए आने वाले 1 तारीख को शिक्षक मतदार संघ का चुनाव होने जा रहा है। आचार संहिता लागू हो गई है और तनवीर आलम शिक्षक मतदार संघ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जानते हैं कि किस प्रकार वह चुनाव लड़ेंगे और शिक्षकों के प्रति क्या उनका दायित्व रहेगा यदि चुनकर आते हैं तो। तनवीर जी, आपका स्वागत है सिटी न्यूज चैनल में। आप चुनाव लड़ने जा रहे हो, सीधा सीधा आमदार का जी। क्यों इस क्षेत्र में आने का आपको ये लगा कि इस क्षेत्र से आमदार का चुनाव लड़ना चाहिए करके? चंदू भैया, मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि शिक्षा क्षेत्र से मेरा परिवार बरसों से जुड़ा हुआ है। मैं भले ही सामाजिक कार्यों में और सियासत में 20 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पिताजी एक संस्था के संस्थापक अध्यक्ष है और पिछले 50 वर्षों से हम इस मेरे फादर वगैरह कार्य कर रहे शिक्षा के फील्ड में। मेरे बड़े पिताजी भी टीचर थे, इसलिए घर परिवार में ज़्यादा टीचर होने की वजह से इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा लगाव रहा है। और आज के टाइम में जब से मैं इस संस्था का सदस्य बना हूँ तो मैंने टीचरों की कई समस्याओं पर गौर किया हूँ, क्योंकि एक संस्था संचालक और एक टीचर जब आपस में जब काम करते हैं तो उनकी कई समस्याओं पर हमें गौर करना पड़ता है कि वो किन किन चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो पिछले कई साल से इन चीज़ों एक मन में था कि भाई इनके लिए अपन ने कुछ करना चाहिए। संस्था के माध्यम से भी तो आप कर सकते हो ना। संस्था के माध्यम से हम इसलिए नहीं कर सकते हैं कि कुछ सवाल ऐसे रहते हैं कि वो मैं असेंबली में जाकर ही उन्हें पूरा कर सकूंगा। मैं लाख चाहूँ अपने शासन के एक संस्था चालक कुछ नहीं कर सकता उसके लिए, जब तक कि उस पर शासन साथ में ना हो। अभी आपने बड़ा अच्छा सवाल किए कि भाई संस्था के लिए जैसा आप संस्थापक होकर क्यों नहीं कर सकते। एक टीचर है, अगर आपकी या मेरी संस्था है, मैंने इसे अप्रूवल दे दिया, तो जब मैंने इसे अप्रूवल दे दिया, किस चीज़ का रहता है? आप वहाँ समझ लो, अब एक क्वालिफाइड आपकी डीएड है, आप टीचर उर्दू में, मराठी में, इंग्लिश में, मैंने आपकी पात्रता चेक की, वो सब देख लिया, उसके बाद मैं सारी चेक कर ली पूरा, उसके बाद आपको अपॉइंट कर लिया। अपॉइंट करे बाद अब भाई संस्था तो ऐसे इंटरव्यू से और कंपटीशन से होते हैं कि आप मन से अपॉइंट? नहीं, इंटरव्यू लेते हैं हम बाकायदा। इसका गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन पेपर्स वगैरह में जाते हैं। उसके बाद समझ लो 20 आए हैं कैंडिडेट, उसमें से जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है 1-2 उसको आपने ले लिए, चयन किए। उसके बाद में पूरे डॉक्यूमेंट्स उसके फिलअप हुए, सारी उसमें बैठ गया। उसके बाद में हम यहाँ से प्राइमरी फॉर्मेलिटीज पूरी संस्था द्वारा कर ली जाती है। अब अगर मेरे हाथ में है तो फिर तो ये लग गया ड्यूटी पर, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ से ये डॉक्यूमेंट जाते हैं ईओ के पास में, ईओ उसको अप्रूवल देता है। फिर जब वो अप्रूवल आएगा तो वो कंफर्म होगा, उसके बाद में उसे मान्यता प्रदान की जाएंगे, फिर वो सर्विस पर लगेगा। अब ईओ ने उसको अप्रूवल दे दिया, अप्रूवल दिए बाद में सबसे बड़ा मुद्दा आज जो शिक्षकों के लिए जो उतरे हैं हम, उसका सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि भाई अप्रूवल दिए बाद उन्हें तनख्वाह नहीं दी जाती। तनख्वाह कौन देता? संस्था देती है? संस्था सरकार देंगी। यानी आप उन कॉलेजों की बात कर रहे हैं जो ग्रांटेड है? ग्रांटेड है। तो इसमें नॉन ग्रांटेड कॉलेज का भी रोल होगा कुछ? नॉन ग्रांटेड के लिए भी ये भी एक कोशिश है कि नॉन ग्रांट वालों को भी आपने उसमें लेना चाहिए, ग्रांट देना चाहिए। नहीं, ये तो आपका नया मुद्दा हो जाएगा शिक्षकों को लिए। तो ग्रांट नॉन ग्रांटेड फिर तो सारी बहुत सारी ऐसे तो फिर तो ऐसा कई है ना बिना अनुदानित जो स्कूलें चला रहे, उसी के आधार पर तो उनको परमिशन देगी। तुम अनुदान नहीं तो फिर एक तरफ फिर गवर्नमेंट ये बोल रही ना कि भाई आपको शिक्षा आपका मौलिक अधिकार है, हमने पढ़ाना चाहिए, देना चाहिए। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आज सरकार अपने जिम्मेदारी दूसरों पे डाल रही है, झटक रही है इस चीज़ को। इस सरकार से कि पिछली सरकार से, उसकी पिछली सरकार से कि ये प्रोसेस चला हुआ है? नहीं, जिस सरकार ने ये कायदा लाई, किस सरकार पे है? पिछली सरकार ने लाई ना ये कायदा बिना अनुदानित कायम का। उसके पहले भी बिना अनुदानित की थी? उसके पहले नहीं थी वो।
2004 के पहले। हाँ, तो अब जिसने भी लाया है जैसे वहाँ से, हम तो उस सरकार से उस टाइम अगर हम रहते तो उनका भी विरोध करते थे। एक्चुअल जो भी आमदार जाता है, आपके हिसाब से बिना अनुदान की कोई शिक्षा क्षेत्र चाहिए ही नहीं, सब शिक्षा क्षेत्र को अनुदान सरकार का चाहिए, सरकार ने पढ़ाई की जिम्मेदारी पूरी निभाना चाहिए, देना चाहिए। इस ओर आपका प्रयास कर। क्या इतना अनुदान, इतना ये सारा, तो सरकार पूछेंगे इतना पैसा कहाँ से लाना, क्या उसके लिए भी आप सजेशन दोगे उन्हें कुछ? बिल्कुल देंगे, अगर उस वक्त वहाँ बैठ जाएंगे हम। जी। तो अब कई चीज़ें ऐसी कि आज मैं उस चीज़ को ओपन नहीं कर पाऊँगा या डिक्लेयर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर सरकार इस चीज़ पर हमसे मांगती है तो है उसमें कई रास्ते। इनकम बढ़ाकर, जिस तरीके से आप इधर आज प्राइवेट स्कूलों को आपने छूट दी हुई है बिना अनुदानित वालों को, कि भाई आप किसी भी तरीके से फीस ले सकते, डोनेशन ले सकते, तो उसमें कई ऐसी चीज़ है कि आप कहीं ना कहीं से एक इनकम सोर्स पैदा करके उन लोगों को। अनुदानित जो कॉलेज है वो भी तो डोनेशन लेते हैं। हमारी नज़र में तो अनुदानित वाले नहीं लेते हैं। जैसा बहुत सारे अनुदानित वाले हैं, डोनेशन पे ही एडमिशन मिलती है। कई सारे नाम भी सामने आ सकते, ठीक है आप नहीं लेना चाहते, मैं भी नहीं बताता, लेकिन क्या बिना डोनेशन के सरकारी स्कूल छोड़ के बाकी जगह एडमिशन होती है? लगता है आपको इस क्षेत्र में? नहीं, अगर कोई लोग ऐसा करते हैं तो गलत करते हैं। उनके खिलाफ भी आप जाएंगे इस मामले में? बिल्कुल जाना ही चाहिए। अगर आप वाकई में हक की बात करते हैं और सच की बात करते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों से फेस करते हुए जाना पड़ेगा। चाहे फिर आज तक किसी आमदार के ध्यान में क्यों नहीं आया कि शिक्षा क्षेत्र में इतना डोनेशन चलता है? एक मेडिकल की एडमिशन रहती है, मेडिकल भी अनुदानित है, कई इंजीनियर कॉलेज है जो अनुदानित है, वहाँ पे भी डोनेशन तो चलते हैं ना। डोनेशन को आप कैसे इनकार सकते हैं? तो व्यवस्था का पार्ट हो गया है। देखिए, हर किसी की अपनी अपनी एक नीति रहती है। मैं किसी के ध्यान में क्यों नहीं आया भी होऊंगा, और अगर उन्होंने लाना नहीं चाहे तो वो उनका पर्सनल मामला रहता है। नहीं, आप अभी हमारे चैनल के माध्यम से यह डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो अनुदानित शिक्षा क्षेत्र है, यदि वहाँ पे भी डोनेशन लिया जाता था, आप उनके खिलाफ में काम करेंगे, तो क्या वहाँ का मैनेजमेंट अब आपके खिलाफ नहीं होगा ऐसे में? ठीक है, मैनेजमेंट खिलाफ जाएगा ना, लेकिन जो शिक्षक लोग हैं, मैं शिक्षकों के लिए लड़ना चाह रहा हूँ ना, मैनेजमेंट के लिए नहीं लड़ना चाह रहा हूँ। मेरा मुद्दा है शिक्षकों के लिए काम करना। शिक्षकों को क्या नफा नुकसान इसके डोनेशन से? शिक्षकों को तो कोई इस चीज़ से कोई नफा नुकसान नहीं है, लेकिन आप दो, एक तो शिक्षा क्षेत्र की भी बात कर रहे हो आप, और साथ में इसकी भी बात कर रहे हैं, इसकी अपने शिक्षकों की भी। शिक्षा क्षेत्र है तो शिक्षक है, इसलिए शिक्षा क्षेत्र में सुधार हुआ तो निश्चित रूप से शिक्षक पूरा ये रहेगा आपका है, दोनों बार, क्योंकि शिक्षा है तो शिक्षक है बराबर। अब शिक्षकों के इनमें मुद्दे आपके हिसाब से क्या हो सकते हैं जो आपने फेस किया? आपने कहा कि आपकी खुद की शिक्षा संस्थाएं है, उस शिक्षा संस्थाओं में भी कई मामले फेस होते, कई मैनेजमेंट स्तर पर आप सॉल्व कर सकते, जो प्रशासन से सॉल्व करने हैं, यानी सीधी उनकी सूचनाएं निकालनी है, नियम बनाना है, लॉज बनाना है, जो पुराने रेजोल्यूशन पास हो गए उसको है तो अच्छा है तो उसको आगे बढ़ाना है या उसको करना। इसमें मुख्य समस्या है शिक्षकों की आपके सामने क्या है अभी? देखिए, मुख्य समस्या तो अभी शिक्षकों की ये है कि अभी मैंने इसके पहले कहा कि भाई अगर अप्रूवल मिलता है तो उसके बाद फिर पेमेंट नहीं आती। तो अभी 2016 में पिछली गवर्नमेंट ने शालार्थ प्रणाली लागू की। एक शिक्षक को अगर आप अपॉइंट कर रहे हैं, संस्था अपॉइंट कर रही है और ईओ जब उसे अप्रूवल दे रहा है तो उसे पेमेंट चालू हो जाना चाहिए। लेकिन जितनी प्रोसेस ये हो चुकी है, एक बार शालार्थ प्रणाली के अंदर वापस से अप्रूवल के बाद में वो ईओ वापस डबल प्रोसेस करते। अब 6 महीने इसमें लग गए, फिर वो फाइल कंप्लीट होकर फिर वहाँ जाती ईओ के पास में वही डॉक्यूमेंट्स की, इसमें कोई नया डॉक्यूमेंट्स नहीं जोड़ा जाता। जो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी दे चुके हैं वही डॉक्यूमेंट्स डबल से कलेक्ट करके फिर डबल से फाइल वहाँ जा रही है शालार्थ के लिए, फिर साल भर वो ईओ के टेबल पे रहती है वहाँ पर। अब यानी ये हो गया जो नए उम्मीदवार जॉब पे लगेंगे उनके लिए प्रोसेस हो गई। हाँ, अभी जो मतदार संघ में आपके साथ में है, बराबर, तो आने वालों की समस्या होगा। मतदार संघ जो अभी 36 शहर का मतदार संघ है, मतदार उनकी तो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हो गई है। बिल्कुल हो चुकी है, लेकिन वो भी कई ऐसे लोग हैं जो अभी अपॉइंट हो चुके हैं लेकिन उनकी पेमेंट चालू नहीं हुई। यही प्रणाली की वजह से पेमेंट में लटके हुए हैं। और दूसरी चीज़, जो जूनी पेंशन योजना 2005 बंद करे हुए, जो पुरानी पेंशन योजना लागू करना, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है चंदू भैया। सभी मेरे ख्याल हर नेता उसके लिए आंदोलन कर रहा है। नहीं, आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, फिर भी सरकार क्यों नहीं सुनती? फिर देखिए कैसा रहता है, कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि अगर मैं आपसे अभी बोलूँगा भाई मुझे पानी दीजिए, तो आपने सुने नहीं सुने, 2 बार बोला, लेकिन अगर मैं जब उसको ताकत से वो बाजू मंडूंगा, ठीक है बोल रहे हैं आप, लेकिन अभी तक के उसमें कोई ऐसा लाइन ही ना, अगर वाकई में बाजू मंडे होते तो अभी तक के हो जाता था।
सिंपल सी बात है, एक आमदार 5 साल आमदार रहता है और उसके बाद वो चुनकर आए ना आए, लाइफ टाइम उसको पेंशन योजना लागू हो रही, लेकिन एक शिक्षक अपने पूरा जीवन काल दे रहा है, 35 से 40 साल वो शिक्षा देता है समाज को खड़ा करने का काम करता है, और उसके आखिरी वक्त में आप उसकी यानी जो आधार है वो छीन ले रहे हैं उसका। अब कई शिक्षक ऐसे हैं जिनके औलाद नहीं है, तो उनके भी तो बाकी के लालन पोषण की सारी चीज़ें आती है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है जूनी पेंशन लागू करना पड़ेगा, होना ही चाहिए। पेंशन लागू करेंगे आप, और आपने कहा कि जो जिनको सालाना क्या देना पड़ता है वो और विशेष समस्या है इसी है। जैसा भाई अब जैसा किसी के पास हेडक्वार्टर छोड़ के कहीं और जाना पड़ता, शासन ने उसका जीवन बीमा का लाभ देना चाहिए, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर आप समाज के लिए उसको कुछ करवा रहे हैं उससे से ना ट्रांसफर की बात नहीं, ट्रांसफ़र की बात नहीं कर रहा। जैसा कई स्कूल ऐसी थी जिला परिषद के, अमरावती छोड़ के उसको भातकुली जाना पड़ता, दरियापुर जाना पड़ता, ये जिला परिषद के अंडर में आएंगी। तो अब ये जिम्मेदारी भी शासन की है कि टीचर का जीवन बीमा है, उसको सारी चीज़ें की फैसिलिटी दे। बाकी डिपार्टमेंट जब दे रही है तो इनको भी मिलना चाहिए। और चंदू भैया, मुद्दे तो इतने हैं कि अगर आप दिन भर अगर अपन बैठे तो भी मुद्दे खत्म नहीं होंगे। तो कैसा सब मुद्दे देखो एक 5 साल के कार्यकाल में आपके सॉल्व नहीं हो सकते। मुख्य मुद्दे आपको चाटना, यदि आप सभी मुद्दों को लेके बैठेंगे तो कोई काम नहीं होगा। बिल्कुल सही। इतनी सारी समस्याएं दिखेंगी, जब बहुत सारी समस्याएं दिखती है आदमी कोई बिल्कुल सॉल्व नहीं करता, क्योंकि ये कभी सॉल्व नहीं होने समझ जाता। कुछ मुद्दे आपको चुनने पड़ेंगे उसमें से, जो आप टीचर्स के लिए जो जिनके ज्वलंत मुद्दे हैं। जैसे आपने बताया कि उनको पेमेंट्स का प्रॉब्लम है, कई जगह ड्यूटीज़ के प्रॉब्लम है, टीचर्स को पहले बहुत सारे दूसरे काम करने पड़ते हैं, अब शायद वो काम धीरे धीरे कम हो गए। इन सारी चीज़ों को लेके, और शिक्षक समाज को दिशा देता है, बिल्कुल सही, निश्चित रूप से। तो उसका बाकी जगह से टेंशन फ्री उसने रहना चाहिए, ऐसा सबको लगता है। और अब आगे ये कि आप क्या करूँ, अब आप इस मतदार संघ में खड़े हो, आपके चुन के आने की क्या प्रोविजन है? क्या एक सिर्फ संस्था के भरोसे आप कैसे चुनाव लड़ सकते? नहीं चंदू भैया, मैं सिर्फ मेरी एक संस्था के भरोसे खड़ा नहीं हूँ। काफ़ी अरसे से टीचरों के साथ काम किया हूँ, शहर के, कुछ बाहर के, तो अलग अलग संगठनाएं हैं। अब कैसा रहता है कि कई संगठनाएं ऐसी रहती है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी से अटैच रहती है, पॉलिटिकल से, कभी किसी से। लेकिन उसमें के कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि जो पॉलिटिक्स को फेवर नहीं करते, वो इतने प्लेन माइंड के रहते, बोलते भाई हमको पॉलिटिक्स या किसी ख़ास दरवाजे पे नहीं जाने, तो हमको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारे काम करे। अब कई टीचर्स ऐसे हैं, कई गांव के, कई शहर के, जिनके मैंने कई काम करके दिया, उनके तकलीफ़ों में साथ में रहा। तो उन संगठनों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तय करे कि क्यों ना अपन भैया के लिए कोशिश किया जाए। बातचीत हुई कि भाई आप कर सकते, और बाकी लोगों के मुकाबले आप में जो एक स्पिरिट है काम करने की या हक के लिए बोलने की, तो शायद आप कर पाओ। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उतरे हैं फील्ड में। आप जैसे पिछले जब से है, हम भी देख रहे हैं आप लगातार कांग्रेस से जुड़े हुए जी, क्या राजनीतिक समीकरण इस शिक्षक मतदार चुनाव में असर डालता है? आपको कांग्रेस में होने का फायदा होगा कि नुकसान होगा? सीधी बात। नहीं, पार्टी तो इसमें कोई पार्टी का ऐसा मुझे नहीं लगता कि नुकसान या फ़ायदा मिलेगा करके पार्टी से, क्योंकि मैंने आपको पहले बोल दिया कि ये खुद के ज़ाती तौर का इलेक्शन है। इसमें जो शिक्षक आज के टाइम में, जैसा शिक्षक सबसे ज़्यादा होशियार व्यक्ति रहता है, जो दूसरों को शिक्षा देता है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि वो कितना उसको सारी चीज़ों का ज्ञान है। तो वो पार्टी वगैरह को ना मानते हुए अपना इंडिविजुअल इंसान को, व्यक्तिगत को चूज़ करेगा, इसलिए पार्टी का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन जब आप सदन में जाओगे, बराबर क्या आगे सदन में गए, वहाँ तो बिना पार्टी के सपोर्ट के काम नहीं चलेगा। आप अकेले क्या कर लोगे? एक समस्या का सॉल्व नहीं कर सकते आप इंडिविजुअल, आपको किसी न किसी की पार्टी के समर्थन में खड़ा रहना पड़ेगा। यदि कोई चीज़ का ये होना तो आपके पक्ष में वो बोल सके, करना पड़ेगा, तो पार्टी तो आपको कोई ना कोई वहाँ सदन में लगेगी ना। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन एक आदमी, ठीक है, पार्टी से ज्वाइन होने के बाद में अपनी सही मुद्दे मंडेगा तो उस हिसाब से काम होगा। ये तो चुनकर आने के बाद की परिस्थिति कि आप विपक्ष में बैठेंगे क्या, जो रूलिंग पार्टी है उसमें बैठेंगे, ये बात की बात बताना नहीं पड़ेगा अभी जनता के पास नहीं, कि आप किस मैं नहीं प्रकार लड़ोगे,
आगे किसका समर्थन करोगे? मैं उसी के साथ में रहूँगा जो आज मेरा उद्देश्य है कि मेरे शिक्षक भाइयों को न्याय मिलना चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर ठीक है मैं भले कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अगर मेरे शिक्षक भाइयों को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर मेरा चुन के जाना व्यर्थ है। तो मेरे को इनके लिए लड़ना है। तो जब जाहिर सी बात है कोई एक परिवार के तरफ से अगर आप किसी को नियुक्त कर रहे हैं कि आप ये काम करके आओ, अब अगर सामने कोई अगेंस्ट भी जाते हैं तो मुझे उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है मैं वहीं बैठूं। 35 से 36 हजार वोट्स है, बराबर। 20,000 के आसपास, 20-22-25 हजार के आसपास की 60-70% शिक्षक, जैसे आपने बताया कि समझदार है और सबसे शिक्षक बराबर है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतों का उपयोग करेंगे ऐसे लगता है। फिर भी मान के चलो कि 25,000 के आसपास वोटिंग होगी, तो पहली पसंद के आपको यदि इस फील्ड में टिकना है तो 10,000 वोट तो कम से कम आपको लगेंगे। क्या 10,000 वोट का कैलकुलेशन है आपके पास? बिल्कुल। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो शिक्षक लोग जुड़े हैं तो मुझे लगता है कि शायद मैं पहली पसंद पर ही रहूँगा। बिना राजनीतिक किसी के सपोर्ट के, कांग्रेस के सपोर्ट नहीं, राष्ट्रवादी का सपोर्ट नहीं, आप बोले सपोर्ट नहीं लेना, क्योंकि कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने तो अपना उम्मीदवार घोषित कर देंगे महाविकास आघाड़ी से, शायद लग रहा कि श्रीकांत देशपांडे को कर देवे, तो क्या इनका विरोध नहीं झेलना पड़ेगा आपको? यदि अब आप खड़े हो, कल किसी पार्टी का दबाव आता है कि नहीं भाई अपने पार्टी से ये है, आपको पीछे लेना पड़ता है, ऐसे समय आप क्या करेंगे? इसमें पार्टी किसी पे प्रेशर भी नहीं डाल सकती है। ठीक है, अगर इसमें सपोर्ट करी है पार्टी ने किसी कैंडिडेट को तो वो पार्टी का मसला है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई चांस है इसमें करके। और जब हमने तय कर लिया है कि हमें किसी के हक के लिए लड़ना है तो बाकी चीज़ों से तो सब तैयार रहना पड़ता है इंसान। सबसे पहला काम शिक्षक के लिए क्या करूँगा? एक सवाल बस आखिरी आपसे। सबसे पहला काम उनकी शालार्थ प्रणाली जो है बस वो रद्द, डॉक्यूमेंटेशन जो देना है, जिनको बस इजी वे में अप्रूवल और उनकी तनख्वाह चालू हो जाए। पहली बार हुआ संस्था ने अपॉइंटमेंट किया कि तनख्वाह चालू हो जाए। तनख्वाह चालू। आज जो कई सालों से लटके हुए टीचर है, आज नौकरी कर रहे हैं लेकिन उन्हें तनख्वाह चालू नहीं है, तो उनके परिवार के लिए सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा कि शालार्थ प्रणाली को कैंसिल करके उनको तनख्वाह दिलाना। जो नए टीचर आ रहे हो, जो नए पुराने टीचर की कुछ समस्या है, कुछ ऐसे पुराने टीचरों की भी सेट हो गए वो? नहीं, पुराने टीचरों की भी कई समस्या है। जैसा भाई अभी उन्होंने नॉन टीचिंग, गवर्नमेंट ने नॉन टीचिंग जो वो है पद भर्ती वो कैंसिल की है। अब भैया आपके यहाँ समझ, नॉन टीचिंग यानी स्कूल का चपरासी हो गया, क्लर्क हो गया, कॉल करने वाला हो गया, बराबर अटेंडेंट हो गया, सारा हो गया, लैब अटेंडेंट हो गया, बराबर है भाई साइंस वाली लैब अटेंडेंट लगे, बाकी तो ये सब पद भर्तियों के से क्या ये सब क्षेत्र बंद कर देंगी गवर्नमेंट? कर चुकी है गवर्नमेंट, अभी रुका हुआ है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे, इस मुद्दे पे आ रहा हूँ कि आज अगर स्कूल का, सपोज मेरे स्कूल का एक चपरासी रिटायर हो गया, अब छुट्टी हो रही है तो घंटी कौन बजाएगा, झाड़ू कौन मारेगा? घंटी तो खैर आप रिमोटली मैनेज कर सकते हैं, झाड़ू रिमोटली मैनेज नहीं होता। एक अपना शिक्षक, आजकल सारी कंपनियां सब ये काम सारे आउटसोर्स पे दे रही है, कंपनी हो गए, होटल हो गए, सब आउटसोर्स पे देते हैं। इसके लिए परमानेंट इसकी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। ऐसा भी होता है तो क्या वो हो नहीं, ये चीज़ अटक जाएगी? आप आउटसोर्स नहीं कर सकते संस्था उसको? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। संस्था को जो, अब यदि आप फाइनेंशियल स्थिति में आते हो, संस्था को जो ग्रांट मिलती है वो बच्चों के आधार पर मिलती है कि अपॉइंटमेंट के आधार पर मिलती है? हाँ, ये अच्छा सवाल किया आपने। ये मिलती, संस्था को ग्रांट बच्चों के आधार पर मिलती है कि इतने टीचर्स, जो जैसा भाई आपके यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है बच्चों की, उसके ऊपर इतना एक शिक्षक दिया जाता है, उस पर शिक्षक दिया जाता है जी, शिक्षक ग्रांट किए जाते हैं। शिक्षक ग्रांट किए जाते हैं। शिक्षक के साथ बाकी संस्था को मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि एक स्कूल चला के संस्था चालक को कोई फ़ायदा नहीं है। हम हमारी बिल्डिंग जो खुद के पैसों की लगा कर बना कर, फायदा नहीं है जनता की नज़र में है कि सही में फायदा नहीं, सही में फायदा नहीं। सारे स्कूल वाले आज कोई ऐसा नहीं है डोनेशन के भरोसे, सारे अब देखिए जो लेते हैं सब दिख रहे हैं। यदि आप इस चीज़ को भी इनकार करते हैं यहाँ की ऐसी व्यवस्था में नहीं है तो पिछली सरकारें सारी सही है, फिर गलत कहाँ है कोई? सुनिए ना, आप जो लेते हैं उनके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो मेरी जो संस्थाएं हैं स्लम एरिए में, आप ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने आप बोल रहा हूँ इसलिए सही बोल रहा हूँ या थोड़ा सा झूठ बोल के चले जाऊँ। आप मेरे पीछे जाके इंक्वायरी कर सकते हैं कि मुस्लिम एरिए में या कई अल्पसंख्यक एरिया ऐसे हैं जहाँ पर
उनके पूरे लालन पोषण की वो पैसे नहीं रहते तो संस्था एजुकेशन पर खर्च नहीं कर सकते वो माँ बाप, तो इसको संस्था बेयर करती है। हम संस्था, और आप देखिए ना, कोई संस्था को, गवर्नमेंट को ऐसा फंड नहीं देती कि आपने बिल्डिंग बनाई है, आपके यहाँ 50 टीचर है, 200 टीचर है, तो आपको ये अलग से उसका फंड दिया जा रहा है। कई संस्था वाले जो पगार मिलती है उसमें से भी कमीशन लेते हैं। अब मेरी नज़र में तो ऐसा नहीं आया है कहीं। नहीं, कई लोगों ने हमारे पास भी बोल के कि ऐसा ऐसा होता है बोले। अब होता होगा, अगर जहाँ होता होगा ऐसा तो फिर हम तो कह रहे हैं ना कि हम उसके लिए, शिक्षक के लिए साथ में खड़े हैं, तो हम उसके लिए भी आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि उसको कट पे मिल रहा है ना, ये बिल्कुल नहीं उठाने वाला है। बिल्कुल सही बात। किसी का हक यदि 2 रुपए का बनता है, उसको काट के 1.5 रुपए हाथ में देते हो तो निश्चित रूप से वो तो उसके साथ अन्याय हमारा होगा। ऐसे अन्याय यानी कई बार मैनेजमेंट के खिलाफ लोग बोलते नहीं है, ऐसे अन्याय ढूंढने पड़ते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मैंने तो आपसे पहले बोल दिया, अगर कहीं ऐसा होता होगा तो उस शिक्षक ने बिल्कुल हमसे अप्रोच होना चाहिए, हम उसके लिए भी लड़ेंगे। और इवन अगर चुनकर आते हैं तो ऐसा कोई कायदा बनाएंगे कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल उस पर एक्शन ली जाएंगी। हमारे साथ थे तनवीर आलम, जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कई संस्थाएं संचालित करते हैं, साथ ही कई संस्थाओं से संपर्क है और जीत का दावा आज हमारे यहाँ कर रहे हैं। लेकिन कोई भी चुनाव बिना साम दाम दंड भेद के नहीं होता। तो इन सब चीज़ों में किस प्रकार से बाकी प्रत्याशियों के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा रख सकेंगे, क्योंकि चुनाव है और पैसा काम नहीं करे ऐसा बहुत कम देखने में आया है। हालांकि आदर्शवाद तो यही कहता है कि शिक्षा क्षेत्र में चुनाव में पैसा बिल्कुल खर्च नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक अपना उम्मीदवार चुनते हैं। लेकिन ऐसा अभी तक देखने में नहीं आया कि कहीं चुनाव हो और वहाँ पैसों का खजाना ना खुले, लोगों को ना बांटा जाए, साम दाम दंड भेद कूटनीति नहीं वापरी जाए, ऐसा नहीं होता। अब इन सब चीज़ों में हालांकि 20 वर्षों से लगातार राजनीति से जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों की जानकारी उन्हें है। अब देखते हैं कि बाकी लोगों के प्रतिस्पर्धा में तनवीर आलम कितना टिक पाते हैं। सिटी न्यूज़ के लिए आप सिटी न्यूज़ में पधारे, उसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी सिटी न्यूज़ का आभार प्रकट करूंगा, खास तौर से आपका चंदू भैया, कि जिन्होंने मेरे शिक्षक भाइयों के लिए लड़ने के लिए जो मैंने पहल की है उसे सभी लोगों तक पहुंचाए। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बिल्कुल, आप टिके रहो, बढ़िया चुन कर आओ, यही हमारी शुभकामनाएं।